प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम जो है आपकी अर्थशास्त्र वाली जो बुक है यानी कि आर्थिक विकास की समझ, जिसका अर्थशास्त्र नाम भी है, उसके हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम जो है पार्ट 1 करवा चुके हैं। पार्ट 1 को आप जरूर देखना। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम केवल अर्थशास्त्र की बुक का जो है सॉल्यूशन करवाएंगे, यानी कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। और इसके बाद जो हमारा पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 में हम जो बाकी की आपकी 2 किताबें बची हुई हैं उन दोनों का एक साथ सॉल्यूशन करवाएंगे। और इसके बाद जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो किताब है ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, यानी कि इसमें से जो है आपके कुल 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जो आपका पेपर है उसका 25% इस बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें केवल 5 ही पार्ट है, तो इस बुक को आपको जो है अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही सिंपल बुक है, यानी कि इसके जो आंसर है वो आप आसानी से याद कर सकते हो 1-2 बार पढ़ने में ही। तो देखिए, इसका पहला जो पार्ट है विकास, इसमें जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, एक तो इसमें रिक्त स्थान का प्रश्न आएगा और एक जो है 2 नंबर का प्रश्न आएगा, यानी कि कुल 2 प्रश्न इसमें से आएंगे और 3 नंबर के ये रहेंगे, ठीक है। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन की हम बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से बन आ सकता है कि औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है और उन सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। तो देखिए, औसत आय जो है वो किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय निकाली जाती है। यानी कि कोई देश की कुल आय है और उसकी जो कुल जनसंख्या है, कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। और मानव विकास सूचकांक जो सूचक हैं उनमें पहला जो है शैक्षिक स्तर है, दूसरा स्वास्थ्य की स्थिति है और तीसरा प्रति व्यक्ति आय है और लिंग समानता आदि। ये सब जो है वे सूचक है जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। इसके बाद आपसे प्रति व्यक्ति आय का तात्पर्य या प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य पूछा जा सकता है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है राष्ट्रीय आय बटे में जनसंख्या, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन इसी में कि वर्ष 2019 के लिए विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, यानी कि जो विश्व विकास रिपोर्ट है उसके मुख्य बिंदु बताइए। तो इसमें आपको कम से कम 2-3 बिंदु आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इनको याद कर लेना आप, क्लियर। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है इसी में कि कौन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए मापदंड क्या हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हर साल वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है और 3 आधारभूत मानव विकास सूचकांक हैं, जो कि है पहला तो है स्वास्थ्य यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा या साक्षरता और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, इसकी भविष्य में क्या संभावना है हो सकती है। तो आप इनको याद कर लेना, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत है, ये याद कर लेना। इसके बाद अगला है कि मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। ये प्रश्न भी जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करना। इसके बाद आपका जो है दूसरा पार्ट आता है, दूसरा अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें आपसे एक तो एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से कुल 3 प्रश्न 5 नंबर के इसमें से पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए, पहला तो आपको क्या याद करना है, सबसे पहला काम आपको जो आर्थिक कार्य के जो क्षेत्र के 3 क्षेत्र के, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, इन तीनों की परिभाषा और इन तीनों में क्या क्या शामिल है, यानी कि कौन कौन से उद्योग जो है इसमें शामिल है, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। जैसे प्राथमिक में जो है कृषि आती है, डेयरी आती है, मत्स्य आता है, वन उत्पाद आदि आते हैं, ठीक है ना। द्वितीयक में क्या आता है, जैसे गन्ने से चीनी ही और गुड़ बनाना, ये इसमें आता है। तृतीयक में क्या आता है, जैसे परिवहन है, भंडारण है, संचार है, व्यापार है, बैंकिंग सेवाएं, ये सब थर्ड में आते हैं। तो ये आपको याद करना है सबसे पहले, इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है इसी में कि सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी से आपका क्या आशय है। तो देखिए, इसमें है कि तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योग को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपका मध्यवर्ती वस्तुएं किन्हें कहा जाता है।
तो देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? इसमें ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है। इसका आंसर क्या जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में वर्तमान में रोजगार की दृष्टि से किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में जीडीपी में योगदान की दृष्टि से भारत में किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो जीडीपी का योगदान पूछा गया, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का जो है इसमें किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसमें जो तृतीय क्षेत्र है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में खुली बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? तो देखिए खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों के पास कोई काम नहीं होता तथा वे बेकार बैठे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो देखिए 2 भागों में बांटा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। अगला है संगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो ये भी जो है आप याद कर लेना। इसके बाद अगला आता है सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? इसको भी आप याद कर लेना। दूसरा है बेरोजगारी किसे कहते हैं? ये भी आप याद कर लेना। और नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? और प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? देखिए छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न या छिपी हुई दोनों का एक ही नाम है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति संलग्न रखते हैं तो उसे छिपी हुई बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इनमें कुछ लोगों में वहां से स्थानांतरित कर दिया जाए तो भी कुछ उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे मान लो कि कोई एक खेत है, ठीक है ना, कोई एक खेत है, अगर मान लो उस खेत में जैसे मान लो कि गेहूं का खेत है, ठीक है, गेहूं है, अगर गेहूं काटने के लिए मान लो कि 2 व्यक्ति ही पर्याप्त है, ठीक है ना, 2 व्यक्ति ही मान लो कि एक दिन में या जो निश्चित समय है उसमें उसको काट सकते हैं। और इन 2 व्यक्तियों की जगह अगर मान लो 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है ना, काम 2 से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी जो है 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वो जो 3 व्यक्ति हैं वो जो है होती है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। यानी कि इसमें वो काम करते हुए तो हमें दिखते हैं लेकिन उनका जो है काम करना उसमें कोई जरूरी नहीं होती कि भाई वो जरूरी काम करे ही सही। यानी कि अगर उनको हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये होती है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर का कि अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं और अल्प बेरोजगारी को दूर करने के तरीके बताइए, ठीक है ना, या छिपी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, इसे कम करने के कोई 2 उपाय सुझाइए। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना याद। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दूर करने के सुझाव दीजिए। तो ये आप याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन की तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है और सामाजिक में तो देखो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज आती है। लैंग्वेज चेंज का मतलब ये है कि गाइड में किस तरह से लिखा होता है और पेपर में किस तरह से पूछ लिया जाता है। और बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पेपर कहाँ से आएगा। तो पेपर आपके पास जो भी गाइड है उन्हीं में से जो है ये पेपर आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये गाइड से नहीं आया है, तो इसलिए आप जो है आपके पास जो भी गाइड है उससे प्रश्न करें और जो हम करवा रहे हैं उनको भी आप जरूर करना। इसके बाद देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के अनुसार कैसे वर्गीकृत की जाती हैं, या जिसमें संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक इन दोनों के बारे में हमसे पूछा जा सकता है या इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। और प्रिय विद्यार्थियों अगर इस वीडियो में जैसे मान लो कोई प्रश्न 2023 में आ चुका है, यानी कि गत वर्ष आ चुका है, तो आप उस प्रश्न को छोड़ सकते हैं, उसमें कोई ये जरूरी नहीं कि आप उसको करें ही सही। लेकिन 2000 से पहले के अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारे वीडियो में तो उसको आपको जरूर करना है। 2023 का आपके अनुसार आप पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है मुद्रा और साख। इसमें आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाएगा और 1 नंबर का एक जो है 4 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा और इस तरह से 2 प्रश्न 5 नंबर के इसमें से पूछे जाएंगे। यानी कि एक मेजर प्रश्न जो है मुद्रा और साख से पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू की चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम 4 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 4 नंबर में देखिए पहला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण परिवारों के साख के 4 प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जिसमें देखिए 4 प्रमुख स्रोत हैं साहूकार, सहकारी समितियां या बैंक, तीसरा है ग्रामीण बैंक, चौथा है रिश्तेदार व मित्र, ठीक है।
इन सभी को जो है आप पॉइंट्स के थ्रू याद करेंगे। 4 नंबर वाले प्रश्न में आपको पॉइंट्स जरूर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत में वाणिज्यिक तथा व्यावसायिक बैंकों के कार्यों को स्पष्ट कीजिए, या भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, बैंकों के 3 कार्य बताइए। तो बैंकों के 3 कार्य जैसे हैं जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना या साख निर्माण, ठीक है ना, ये आपको जरूर करने हैं। इसके बाद इसमें लास्ट क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह क्या है, ये किस प्रकार कार्य करते हैं स्पष्ट कीजिए। तो ये स्वयं सहायता समूह है और इनके जो कार्य हैं वो है, ये आपको याद करने हैं। इसके बाद इसमें चलो एक क्वेश्चन और है, भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्पष्ट कीजिए। तो ये आप याद कर लेना, जैसे जमा राशि को स्वीकार करना ये बैंक के कार्य में जाता है, ऋण प्रदान करना पूंजी निर्माण है, लोकर सुविधाएं हैं, ठीक है ना, ये आप याद कर लेना। इसके बाद जो है आपका अध्याय 4 है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान का प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न 1 नंबर वाला पूछा जाएगा और एक प्रश्न 2 नंबर वाला पूछा जाएगा। तो इस तरह से जो है इसमें आपके जहाँ यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के, ठीक है ना। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि भारत की किसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताइए। तो देखिए इसमें जो है रेनबैक्सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है रेनबैक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है। तो इसमें देखिए रेनबैक्सी जो कंपनी है वो दवाइयों का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कोई 2 मुख्य उद्देश्य बताइए, यानी कि इनके जो है उद्देश्य क्या होते हैं, मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य है अपने लाभ को अधिकतम करना, सही बात है भाई, कोई कंपनी है तो वो अपना लाभ जो है अधिकतम करना चाहेगी। दूसरा है व्यापार का विदेशों तक जो है विस्तार करना, यानी कि दूसरे देशों में भी जो है अपने व्यापार को बढ़ाना वो चाहेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें भारत में कार्यरत कोई 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए। तो इसमें देखिए पहला तो है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और दूसरा है कोका कोला, ठीक है। अगला है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित कोई 2 उत्पाद के नाम बताइए, जिसमें हम पहला बोल सकते हैं कोलगेट टूथपेस्ट और जो है सैमसंग टीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, या बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों तक फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, या वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, या वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए वैश्वीकरण क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन इसमें विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करना एवं उनकी अनुपालना करवाना है। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण का क्या आशय है। तो देखिए सरकार द्वारा व्यापार एवं निवेश पर से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है निजीकरण को परिभाषित कीजिए। तो ये आप याद कर लेना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती हैं समझाइए, ये आपको याद कर लेना है। दूसरा है विदेशी व्यापार के जो है 2 लाभ लिखिए, ये भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कोई 2 सकारात्मक प्रभाव बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर करने वाले 2 नकारात्मक प्रभाव, यानी कि जो है वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पूछा जा सकता है या फिर नकारात्मक प्रभाव आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताइए, ठीक है। और इसमें जो लास्ट अध्याय है उपभोक्ता अधिकार, इसमें देखिए इसमें से केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का, ठीक है ना। ध्यान रखना है इसमें आपको जो है 2 नंबर वाले प्रश्न की ही तैयारी करनी है। तो इसमें जो है आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाजार में उपभोक्ता शोषण के कोई 3 प्रकार बताइए, यानी कि या बाजार में उपभोक्ता का शोषण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, इस कथन का समर्थन कीजिए। यानी कि बाजार में वो जो उपभोक्ता है, यानी कि कोई चीज़ वस्तु खरीदते हैं वो उपभोक्ता होता है, ठीक है, उसका शोषण किस 3 तरह से किया जा सकता है उनको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। ये लिख देंगे आप, जो है इसको याद कर लेना।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए कोई 4 उपाय दीजिए, 4 सुझाव दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम किस तरह से उनको बना सकते हैं। उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने हेतु अखबारों एवं टीवी पर विज्ञापन देकर उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, अगला है कि उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से जागरूक बनाने के प्रयास करने चाहिए। और अगला है इसमें उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 तथा अन्य अधिनियमों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ताओं को विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ता अदालतों एवं शिकायत करने की प्रक्रिया से अवगत करवाना चाहिए। जैसे ये 2 नंबर में आएगा तो आप कम से कम अगर 2 सुझाव भी लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगला है उपभोक्ता के कोई 2 प्रमुख अधिकारों को स्पष्ट कीजिए या 2 प्रमुख अधिकार लिखिए। जैसे पहला अधिकार हम चुनने का अधिकार दे सकते हैं और दूसरा हम क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार इसमें दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें सूचना पाने का अधिकार क्या है, इसके कोई 2 लाभ बताइए। अब देखो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ज़्यादा बड़ा आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सूचना पाने का अधिकार क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ये जो है इस तरह से 4-5 लाइनों में समझा देना है। अगला इससे आपका ये भी पूछा जा सकता है कि सूचना पाने का अधिकार के कोई 2 लाभ बताइए। क्लियर। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है एक उपभोक्ता को बाजार से वस्तु खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोई 2 बातें बताइए। ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लो कि आप और हम उपभोक्ता होते हैं, यानी कि कोई बाजार से कोई वस्तु लाते हैं तो हम उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या देखना चाहिए वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए एक तो हमें वस्तु अथवा सेवा की कीमत, यानी कि हम कोई वस्तु ले रहे हैं उसकी हमें कीमत देखना चाहिए। उसकी उत्पादन तिथि मतलब वो कब बना है वो देखना चाहिए। समाप्ति तिथि मतलब वो कब तक जो है सही रहेगा, यानी कि कब वो जो है एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद है कंपनी का नाम और पता हमें देखना चाहिए। ट्रेडमार्क देखना चाहिए कि जो ट्रेडमार्क है वो किसका है, यानी कि जो सर्टिफाइड है या नहीं है, आदि के संबंध में पूरी जानकारी लेना चाहिए। अगला है कि उपभोक्ता को वस्तु खरीदने पर विक्रेता से उसका बिल अवश्य लेना चाहिए, यानी कि आपने कोई वस्तु खरीदी है तो उसका बिल जरूर आपको लेना चाहिए। इसके बाद जो है अगला लास्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 कार्य बताइए। ये जो संरक्षण परिषद है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इसके 2 कार्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला तो क्या है, पहला कार्य है यह परिषद उपभोक्ताओं के संरक्षण का कार्य करती है, और दूसरा इसमें है यह उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन करती है कि वे कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। ठीक है, इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये आपकी जो अर्थशास्त्र की बुक है उसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको जरूर करना। इस किताब से जो है 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पेपर का 25% क्वेश्चन इस किताब से ही पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप जो है जरूर करना। इसके अलावा चाहो आप पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम इन क्वेश्चनों को आप जरूर करना, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके बाद अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको जो है जरूर करेंगे।